हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एडिनॉइड की समस्या के बारे में। एडिनॉइड एक बीमारी है जो कि खास तौर से छोटे बच्चों को या फिर टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं उनको परेशान करती है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी होगी। इससे संबंधित, एडिनॉइड से संबंधित मैं आपसे सारी बातें यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कब आपको सर्जरी कराना है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है, वो आपको ऑलरेडी पता है। चलो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। है क्या, पहले तो ये जान लो एडिनॉइड है क्या। एडिनॉइड हमारे शरीर में, हमारे मुंह में एक संरचना होती है जो कि लिम्फ ग्लैंड की बनी होती है। एक प्रकार की एक ग्रंथि होती है जो लिम्फ ग्लैंड होती है। ये हमारी जो नाक की कैविटी है ना, ये हमारा मुंह होता है। यदि आप इसको उसमें देखो, क्या खोपड़ी जो होती है ना, कंकाल, उसमें देखो तो आप देखोगे कि यहाँ नाक का हिस्सा होता है, इसका पीछे वाला हिस्सा खाली होता है। करीबन आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो, ठीक है। हमारे नाक के पीछे यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, एक तरीके की लिम्फ ग्लैंड होती है जिसका नाम एडिनॉइड होता है। एडिनॉइड का काम क्या है, पहले ये समझ लो। एडिनॉइड एक तरीके का द्वारपाल है, चौकीदार है। एडिनॉइड क्या करता है, जैसे ही हमारे नाक के अंदर हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस वायु के साथ में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं। इन वायरस, बैक्टीरिया को एडिनॉइड की जो एक ग्रंथि है वो अपने अंदर सोख लेती है, अपने अंदर चिपका लेती है और उसे लंग्स में जाने से प्रिवेंट करती है। ये द्वारपाल है जो आपके इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो संरचना है ये ऐसी जगह पर होती है कि नेजल कैविटी के ठीक ऊपर होती है। कई बार क्या होता है, लड़ते लड़ते अब भाई वायरस, बैक्टीरिया बार बार अटैक करेंगे, आप उसको ध्यान नहीं दोगे, उसकी इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं दोगे और बार बार हमारे शरीर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया प्रवेश करते जाएंगे तो ये जो चौकीदार है ये घायल होता जाता है। जैसे ये चौकीदार है, पीछे लंग्स है, मैं हूँ, लंग्स हूँ और ये आगे मेरा एडिनॉइड है, ठीक है, जो कि सुरक्षा कर रहा है मेरी। तो यहाँ से वायरस, बैक्टीरिया आए, इसने लड़ाई करते करते ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। जब घायल हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है। जब सूज जाता है तो क्या होता है, हवा चूँकि इसी के पास से गुजरनी है, ये तो द्वारपाल है, इसी के बगल से आपको सांस वाली नली होती है जहाँ से आपको ऑक्सीजन अंदर जानी है। तो जब ये सूज जाती है तो सूज करके ऑक्सीजन वाली जो नली है उसको दबाने लगती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। इस बीमारी का क्लासिकल सिम्टम होता है कि जो बच्चा है वो रात में सोते सोते में जग जाएगा। बच्चा मतलब ये 15-16 साल तक की एज ग्रुप वाले लोगों को हो जाती है, टीनेज वाले कई लोगों को होती है ये। तो इसमें क्या होगा, आप रात में सोओगे, सोते सोते में आपका दम घुटने लगता है। दम क्यों घुटता है, क्योंकि एडिनॉइड का प्रेशर आपकी श्वसन नली के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन अंदर लेने में, वायु को अंदर लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो आपका दम घुटता है, दम घुटने के कारण आपकी नींद खुल जाती है। जिन बच्चों को एडिनॉइड की समस्या होती है इनको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी बना रहता है। हर 15 दिन में, हर 1 महीने में यदि आपके बच्चे को या आपको सर्दी, जुकाम, खांसी बार बार होता है तो आप हो सकता है आपको एडिनॉइड की समस्या हो। अब एडिनॉइड को यदि आप मॉडर्न तरीके से देखोगे, जनरली आप इसके बारे में देखोगे तो एडिनॉइड में लोग क्या बोलेंगे, अगर आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हो, किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, एलोपैथी फिजिशियन के पास जाओगे तो वो सीधे सीधे एडिनॉइड का पहले चेकअप करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे। एंटीबायोटिक का कोर्स देने के बाद यदि बच्चे को आराम नहीं पड़ा तो बच्चे का CT स्कैन, एक्सरे, MRI वगैरह करवाएंगे, जिसमें हो सकता है एडिनॉइड की साइज़ बढ़ी हुई है। तो जैसे ही एडिनॉइड की साइज़ बढ़ी हुई रहती है तो पहला आंसर रहता है कि आपको एडिनॉइड की वजह से तकलीफ हो रही है, एडिनॉइड आपके ज़्यादा स्वेल हो गए हैं, ज़्यादा सूजन आ गई है, तो आप इसको सर्जरी करवा कर, काट कर शरीर से बाहर निकलवा दो। ये पहला आंसर होता है। एडिनॉइड का जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना ही होता है कि स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक दिया, यदि एंटीबायोटिक से आराम नहीं पड़ा तो फाइनली आपको सर्जरी कराना पड़ता है। सर्जरी करा दोगे। अब समझो इस बात को, मैंने अभी क्या बोला कि अगर मैं लंग्स हूँ और ये आगे मेरे एडिनॉइड खड़े हुए हैं तो ये चौकीदार है, सारा इन्फेक्शन को रोकने का, उससे लड़ने का काम ये कर रहा है। भले ही ये बहुत सूज जाए, इसमें स्वेलिंग आ जाए, ये खराब होने लगे, इसको दर्द हो, तकलीफ हो, पेन हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लंग्स की सुरक्षा का काम कर रहा है। पीछे लंग्स हैं, यदि ये चौकीदार बीच से हटा दोगे तो ये वायरस, बैक्टीरिया सीधे लंग्स के अंदर आएंगे और अभी जो एडिनॉइड को खराब कर रहे थे, उसकी स्वेलिंग आ रही थी, वो सीधे जाके आपके लंग्स को खराब करने का काम करेंगे। यही एकमात्र कारण होता है जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलूँगी कि प्लीज़ बच्चे की सर्जरी मत कराओ।
बच्चे की सर्जरी, ऑपरेशन आपको सिर्फ तभी कराना है जब वो एडिनॉइड इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि बच्चे को सांस लेने में हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब अगर बच्चा नॉर्मली भी सांस नहीं ले पा रहा है, चलने उठने बैठने में उसको दम घुटता रहता है, उसको ऑक्सीजन की बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में सर्जरी कराओ। यदि थोड़ा भी स्कोप है तो प्लीज़ सर्जरी मत कराओ, क्योंकि यदि अगर आपने एडिनॉइड को एक बार शरीर से काट कर बाहर निकलवा दिया तो उसके बाद सीधे इन्फेक्शन आपके लंग्स के अंदर पहुँचेगा, और एक बार अगर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पहुँचने लगा तो उसको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फिर तकलीफ तो है। तकलीफ एडिनॉइड की वजह से नहीं है, तकलीफ आपकी लो इम्यूनिटी की वजह से है। वायरस बैक्टीरिया जो आपके नाक के अंदर आ रहे थे उससे प्रॉब्लम है, एडिनॉइड तो उसका सिम्टम है। आपने एडिनॉइड को ठीक कर दिया, निकाल दिया, काट के फेंक दिया, तो वो वायरस बैक्टीरिया सीधे अंदर आने लगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है, कारण कहाँ है? कारण है जो वायरस बैक्टीरिया नाक के अंदर पहुँच रहे हैं, कारण है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वायरस बैक्टीरिया से लड़ नहीं पा रही है। तो हमें जब ट्रीटमेंट करना होता है, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो कॉज को ठीक करने का होना चाहिए, ना कि सिम्टम को। सिम्टम तो आप वैसे भी ठीक कर दोगे, एडिनॉइड आपने काट के फेंक दिए, ठीक है, आपकी कुछ समय के लिए प्रॉब्लम सही होगी, लेकिन फिर क्या होगा? फिर उसको लंग्स इन्फेक्शन चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी प्लीज़ सर्जरी प्लान मत करो। अब एडिनॉइड को आप पता कैसे करोगे? एक तो मैंने अभी आपके सिम्टम बता दिए कि आपको सर्दी, बच्चे को लगातार सर्दी जुकाम खांसी हो सकता है। एडिनॉइड यदि आप बच्चे का मुंह खोल कर देखो, उसको ऐसे आ करवाओगे तो ये पीछे की साइड में 2 बड़े स्वेलिंग जैसी दिखती है। अगर आप उसको आ करवाओ तो आ करने पर पीछे की साइड में, अब मेरा तो यहाँ कैमरे में दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ इमेज लगा रही हूँ, आ करवाने पर दोनों साइड में उसको स्वेलिंग वाली एक संरचना दिखेगी जिसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से वाइट कलर के स्पॉट हो सकते हैं। यदि वाइट कलर के स्पॉट हैं इसका मतलब है कि वो स्वेलिंग में है और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे अल्सर बन चुके हैं। अदरवाइज अगर बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल एडिनॉइड है, तो उसको दिखाई नहीं देते। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। ये मत करना कि हर बच्चे को देख के सोच रहे हो कि यार इसको है कि नहीं है। यदि उसमें स्वेलिंग है तो फिर वो दिखाई देंगे, यदि स्वेलिंग नहीं है तो फिर दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट समझ लो यार। मैं आपको हमेशा बोलूँगी प्लीज़ एडिनॉइड की कंडीशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि मैंने कारण अभी बता दिया। यदि करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, तो सीधे लंग्स ख़राब होंगे, और लंग्स ख़राब हो रहे हैं तो फिर कोई तरीका नहीं बचता। ठीक है, तो पहले आपको अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये समझो कि हमारे शरीर के जो नाक से वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं वो नाक से जाकर पूरे नेज़ल कैविटी से घूमते घूमते एडिनॉइड पर जाकर चिपक रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहली चीज़ तो नाक के अंदर जो इन्फेक्शन जा रहा है उसको आपको रोकना पड़ेगा। सॉरी, बोलते बोलते मुझे हमेशा ठसा लगता है, हर वीडियो में ये होता है। तो पहली चीज़ तो आपको नाक के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया जा रहे हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए क्या करना है? नाक के अंदर 2-2 बूंद कैस्टर ऑयल, एरंड तेल की डाला करिए। एरंड तेल काफ़ी चिपचिपा होता है, ये जो भी वायरस अंदर जाएंगे उसको पहले ही नाक के लेवल पे रोक लेगा, और नाक के लेवल पर अगर इन्फेक्शन रुक जाता है तो आप उस नेज़ल कैविटी को क्लीन करके, यानी कि नाक साफ करके, जो उसको नाक बाहर निकलना या नाक छिनकना बोलते हैं, उस तरीके से आप उसको इन्फेक्शन को बाहर निकाल सकते हो। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है? नाक में 2-2 बूंद कैस्टर ऑयल की आपको डालनी है, एरंड तेल की आपको नाक के अंदर डालनी है। दूसरी चीज़, आपको हरिद्रा खंड का प्रयोग करना है। हरिद्रा खंड इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, खासतौर से जो लोकलाइज इन्फेक्शन होता है, लोकलाइज इन्फेक्शन का मतलब जो हमको इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इन्फेक्शन पहुंचता है। शरीर के अंदर इन्फेक्शन 2 तरीके से काम करते हैं, या तो आपका ब्लड में इन्फेक्शन आ जाए, पहले आपका ब्लड में इन्फेक्शन आया, ये वाला इन्फेक्शन अगर आप ब्लड की रिपोर्ट कराओगे, जो ब्लड का CBC काउंट होता है उसमें ब्लड में WBC काउंट ये बढ़े हुए आते हैं, ये पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन के 2 तरीके हुए, पहला तो ब्लड से हुआ, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आया, ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, शरीर में घूमते घूमते में जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की इम्यूनिटी कमज़ोर थी, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन थोड़ा सा वीक था, उस जगह पर जाके उसने इन्फेक्शन कर दिया। दूसरा एक और इन्फेक्शन का मेथड होता है कि सीधे बाहर से इन्फेक्शन लग जाए। ठीक है, बाहर से कैसे लगेगा? हमारी स्किन पे लग जाएगा। दांत खाद खुजली है, हाथ पे जहाँ कहीं भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, हाथ स्किन के जिस पर्टिकुलर भाग की, वहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन चालू हो सकता है। यूरिनरी इन्फेक्शन,
आप कहीं भी बाथरूम करने जाते हो, पेशाब करने के लिए जाते हो, वो जगह हाइजीनिक नहीं है, तो जो वायरस बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली आपके यूरेटर में आ सकते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा में आ सकते हैं, सॉरी अब लोग बोलेंगे यूरेटर तो ऊपर होता है, ठीक है, मतलब पेशाब की नली में आ सकते हैं, या फिर वेजाइना के इन्फेक्शन डायरेक्टली लग जाते हैं। ये इन्फेक्शन ऐसे है, इसमें ब्लड का कोई रोल नहीं है, सीधे इन्फेक्शन सामने था वहाँ से आ गया। तो ये जो एडेनॉइड का इन्फेक्शन होता है ये सेकेंडरी वाला इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन डायरेक्टली हमने सांस ली और सांस से होते हुए एडेनॉइड पर आके चिपक गया और एडेनॉइड को खराब करना चालू कर दिया। तो इसको दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के जो लोकलाइज इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए हरिद्राखंड बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे को आपको हरिद्राखंड देना है। हरिद्राखंड देना कैसे है? 100 ml दूध लीजिएगा, 100 ml पानी लेना है, टोटल मिला के 200 ml बन गया। इसमें आपको बच्चे के लिए, बच्चा मतलब 18 साल से, मैं छोटा बोल रही हूँ, बच्चे के लिए 5 ग्राम की मात्रा में, यदि 10 साल से छोटा बच्चा है, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, तो आप इसको 3 ग्राम, आधी चम्मच की मात्रा में रखिए, ठीक है, आधी चम्मच की मात्रा में। छोटे बच्चों के लिए आधी चम्मच, और 10 साल से ऊपर का है, मतलब सीधे वजन जिन बच्चों का 30 किलो के आसपास होता है उन्हें आप 5 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। जिन बच्चों का वजन 25 से नीचे होता है, जो बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं, उनको 3 ग्राम की मात्रा में दीजिए। इस हरिद्राखंड को, ये 200 ml जो आपका कॉम्बिनेशन बना दूध और पानी का, इसमें आपको धीमी आंच पे बॉईल करना है, अच्छे से चाय जैसा खदकाना है। जब उबलने के बाद, अच्छे से बॉईल होने के बाद ये थोड़ा सा केवल दूध दूध रह जाए, तब इसे बिना छाने दिन में 1 बार आपको बच्चे को पिलाना है। यदि बच्चे को जुखाम खांसी ज़्यादा है, गला बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, तो इस हरिद्राखंड में आप 2 बूंद की मात्रा में कैस्टर ऑयल और डाल दीजिए। कैस्टर ऑयल काफ़ी बदबूदार होता है, तो हो सकता है बच्चा उसको नहीं पिए। यदि नहीं पिए तो आप उस पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, पी लेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें स्मेल होती है। बच्चे को अगर आप स्मेली चीज़ पिलाओगे तो 10 मिनट बाद वो उल्टी कर देगा, तो ज़बरदस्ती पिलाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी आपको क्या चीज़ करनी है? दूसरी, आपको बच्चे को नीम और गुड़ची का प्रयोग कराना है। नीम पूरे भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। आप क्या करो, यदि अवेलेबिलिटी है तो आप नीम की ताज़ी पत्तियां लाकर अपनी फ्रिज में रख लो, ठीक है, जैसे हम लोग धनिया रख लेते हैं ना, उस तरीके से। गुड़ची यदि आपको ताज़ी मिल सकती है तो आप गुड़ची भी ला के रख लो। यदि आप ताज़ी नीम और गुड़ची का प्रयोग कर रहे हो तो 10 साल से छोटे बच्चों के लिए 5-5 ml, यानी कि दोनों मिलाकर 10 ml दिन में 2 बार सुबह शाम सादे पानी के साथ आपको देना है। 5 ml नीम का रस, 5 ml गुड़ची का रस, ठीक है। यदि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है ताजे की, तो फिर आपको मार्केट में इसकी टैबलेट आसानी से मिल जाएंगी। नीम और गुड़ची दोनों की टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। तो 10 साल से छोटे बच्चों के लिए दोनों में से एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको देना है, ठीक है, सादे पानी के साथ में एक टैबलेट। 10 साल से ऊपर के जो है, 10 से लेके कितनी भी एज तक के जो लोग हैं, उनके लिए यदि आप सायरप फॉर्म में ले रहे हो, ताज़ा सायरप आपके पास है, तो 10-10 ml दोनों में से, यानी कि 20 ml, 10 ml नीम और 10 ml गुड़ची, दोनों मिलाकर सुबह शाम आपको लेना है खाना खाने के बाद में। टैबलेट फॉर्म में यदि आप नीम और गुड़ची का प्रयोग कर रहे हो तो दोनों की 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है। नीम और गुड़ची किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हरिद्राखंड भी साथ में आपने दिया है, तो टोटल मिला के इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। वहाँ पर जो छोटे छोटे से अल्सर बन गए हैं, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ गई है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इन्फेक्शन नाक से अंदर नहीं जाए, उसके लिए आपने कैस्टर ऑयल दे दिया। तीनों चीज़ें दी है, टोटल मिला के आपकी एडेनॉइड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यदि एडेनॉइड में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत सारी रसौषधियाँ भी देनी पड़ सकती है। कफ केतु रस, श्वास कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस आदि औषधियाँ देनी पड़ सकती है। लेकिन इन औषधियों का प्रयोग, ये जो रसौषधियाँ हैं, इन औषधियों का प्रयोग बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसलिए इन मेडिसिन का नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियसली इल है, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी हो रखी है, तो फिर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में संपर्क करके, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी आपके आसपास में, उनसे संपर्क करके उसकी डोज का निर्धारण करवा कर ये वाली मेडिसिन का और प्रयोग करिए। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, एडेनॉइड की कंडीशन में प्लीज़ ऑपरेशन मत कराइए। बच्चे की इम्यूनिटी हमेशा के लिए वीक हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगी, यदि एडेनॉइड इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, बच्चे और चलते उठते बैठते में उसको परेशानी हो रही है, तो फिर ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। मतलब अगर सांस ही नहीं आ रही है तो फिर तो उसका 1 दिन 2 दिन में भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको
ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। यदि ज़रा सा भी स्कोप है तो फिर ऑपरेशन मत कराइए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। एडेनॉइड की कंडीशन में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करने से सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में थोड़ा पंखे की आवाज़ ने और मेरी फ़ोन की आवाज़ ने आपको डिस्टर्ब किया हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एसी चालू नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर और मैं इमरजेंसी में वीडियो शूट कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। मैं एक चीज़ बताना वीडियो में भूल गई थी कि एडेनॉइड की कंडीशन में कई बार डेंटल कैरीज होती है या दांत के अंदर इन्फेक्शन रहता है और उसको लोग ध्यान नहीं दे पाते, या बच्चों में रेगुलर टूथब्रश करने की आदत नहीं होती, जिसकी वजह से टंग में, जीभ के ऊपर, दांत में या गम्स के अंदर इन्फेक्शन होता रहता है और वहाँ से इन्फेक्शन बार बार एडेनॉइड पर पहुँचता रहता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चे को डेंटिस्ट के पास ज़रूर दिखा लें। यदि दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई डेंटल कैरीज है या कुछ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। कुछ भी नहीं निकलता है तो बच्चे को हैबिट डालिए कि दिन में 2 बार तो उसको ब्रश करना ही करना है। साथ ही साथ जितनी बार खाना खाएंगे उसके बाद माउथ को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। क्लीन करने के लिए जितने भी वो माउथ फ्रेशनर आते हैं या फिर माउथ की क्लीन करने के लिए वो जो लिक्विड आते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल, अगर बच्चा समझदार है तो उसको खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए, भले ही 1 मिनट के लिए करें, लेकिन ब्रश करने की एडवाइस दे सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो वीडियो में बताना भूल गया था इसलिए बाद में ऐड किया, ठीक है। बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।